1 घंटे बाद फू यामैन ने मुझे अस्पताल का पता भेज दिया। मैंने ऐसे दिखाया जैसे मुझे कुछ पता ही ना हो और सीधे वार्ड में पहुंच गया। तुम्हें यह कैसे हुआ? क्या हालत गंभीर है? सू यामिंग बिस्तर के सिरहाने से टिककर बैठी थी। उसकी तीखी नजरें मानो मेरे भीतर तक झांक रही थीं। मैं मर नहीं रही हूं। मैं उसके बिस्तर के पास चला गया। अचानक उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरा मुआवजा कहाँ है? किस बात का मुआवजा? मैंने अनजान बनने की कोशिश की। तुरंत उसका चेहरा ठंडा पड़ गया। तुम कल कहीं हुई बात पहले ही भूल गए। कल रात मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया था और तुम घर तक नहीं आए। और क्या? मैंने उसकी चोट की तरफ देखा। और क्या? तुम्हारी हालत अभी ऐसी है कि तुम कुछ कर भी नहीं सकती, है ना? सू यामिंग की पकड़ और कस गई। उसकी आंखें और ठंडी हो गईं। कुछ नहीं कर सकती? या फिर तुम्हारा कभी मुझे खुश करने का इरादा ही नहीं था? मैंने उसे एक जटिल नजर से देखा। ठीक है, अभी तुम्हारा मन बहला देता हूं। मैंने फोन निकाला और लू जिनियान का नंबर ढूंढने लगा। सू यामिंग का चेहरा तुरंत बदल गया। तुम क्या कर रहे हो? अपने प्रेमी को बुला रहा हूं ताकि वह तुम्हारा साथ दे सके। उसने दांत भींचते हुए कहा। किसने कहा कि वह मेरा प्रेमी है? मैं व्यंग्य से हंसा। इतने सालों से जब भी उसे कोई तंग करता है तुम उसकी तरफदारी करती हो। जब वह घायल होता है तुम उसे अस्पताल ले जाती हो। हर बात में उसकी चिंता करती हो। अगर वह तुम्हारा प्रेमी नहीं है तो फिर क्या है? सू यामिंग कुछ पल के लिए चुप हो गई। उसके सीने में जमा भारीपन जैसे अचानक हल्का पड़ गया। वह सच में मेरा प्रेमी नहीं है। मैंने फोन नीचे रख दिया। ठीक है ठीक है ठीक है, अगर तुम कहती हो कि नहीं है तो नहीं है। उसने अचानक मुझे अपनी ओर खींच लिया। वह सच में नहीं है। मैंने सीधे उसकी आंखों में देखा। उसी समय फोन बज उठा। स्क्रीन पर नाम चमक रहा था, लू जिनियान। मैंने मुस्कुराते हुए फोन उसकी तरफ बढ़ा दिया। लो, जिसका नाम लो वही हाजिर। उसका चेहरा और भी काला पड़ गया। आखिर मुझे स्पीकर ऑन करना पड़ा। सिस्टर यामिंग। फोन के दूसरी तरफ से लू जिनियान की चिंतित आवाज आई। मैंने इंटरनेट पर देखा कि आपको चोट लगी है। क्या आप ठीक हैं? सिस्टर यामिंग। कितना अपनापन भरा संबोधन था। पार्टी में तो वह श्याओ वानरू के साथ फ्लर्ट कर रहा था। लगता है वह सब सिर्फ दिखावा था। मैं ठीक हूं। अब यह एहसास मुझे बेहद खल रहा था। मैं आपसे मिलने आना चाहता हूं लेकिन आ नहीं पा रहा। अपना ध्यान रखना और आराम करना। इतनी नरमी और चिंता लू जिनियान में बहुत कम देखने को मिलती थी, जैसे 1000 साल में एक बार। तुम भी जल्दी ठीक हो जाना। सू यामिंग ने देखा कि मैं पूरी दिलचस्पी से उनकी बातचीत सुन रहा था, लेकिन मेरे चेहरे पर जरा भी जलन नहीं थी। यह बात उसे बेचैन कर रही थी। पहले उसे मेरी जलन से नफरत थी, अब वह चाहती थी कि मैं जलूं। अचानक उसने मुझे अपनी ओर खींचा और मेरे होंठों पर जोर से काट लिया। मेरा संतुलन बिगड़ गया और मैं उसके ऊपर गिर पड़ा। अनजाने में मेरा हाथ उसकी चोट पर पड़ गया। अभी थोड़ी देर पहले तुम लू जिनियान से इतनी नरमी से बात कर रही थी और अब मुझे चूम रही हो। तुम सच में बहुत बुरी हो। मैंने अनजाने में थोड़ा और दबाव डाल दिया। सू यामिंग दर्द से कराह उठी। मैं तुरंत उठ खड़ा हुआ। उसकी पट्टी से फिर से खून रिसने लगा था। मैं डॉक्टर को बुला कर लाता हूं। जब डॉक्टर दोबारा पट्टी करने आया उसी समय सूम्यू का फोन आया। सू यामिंग ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। हाओ मिन मेरा ध्यान रख रहा है। डॉक्टर के जाने के बाद सू यामिंग बिस्तर पर लेटी रही। चेहरा पीला पड़ गया था, लेकिन उसकी नजरें अब भी मुझ पर टिकी थीं। इतनी दूर क्यों खड़े हो? पास आओ। मैं उसके करीब चला गया और उसकी चोट को देखा। अब सच में उसे कुछ दिनों तक बिस्तर पर ही रहना था। डॉक्टर ने साफ कहा था कि वह ज्यादा हिलडुल नहीं सकती। सोने की कोशिश करोगी? उसने भौहें चढ़ा लीं। क्या तुम्हारे पास बात करने के लिए बस यही बचा है? मेरी हर बात तुम्हें गलत ही लगती है, मैंने हल्की आवाज में कहा। गुस्सा मत करो। चोट का ध्यान रखो। कंपनी में इतना काम पड़ा है। क्या सच में तुम 10 दिन तक यहां पड़ी रहना चाहती हो? उसने घूर कर देखा। तुम तो यही चाहते हो कि मैं मर जाऊं। जानबूझकर मुझे गुस्सा दिलाकर मारना चाहते हो। मैं हंस पड़ा। अगर मैं तुम्हें शुरू से आखिर तक नाराज कर सकता हूं तो शायद मैं ही अकेला इंसान हूं जो तुम्हें इतना परेशान कर सकता है। पहले तो मैं हर दिन तुम्हारे पीछे घूमना चाहता था। अब जब मैं तुम्हारे साथ कुछ समय बिताने को कहता हूं तो तुम्हें वह धमकी लगती है। अगर मैं सच में तुम्हें धमकाना चाहता तो क्या तुम अभी भी एक्टिंग कर रही होती, लाइव स्ट्रीम कर रही होती और हर जगह घूम रही होती? मैंने उसकी तरफ देखा। तो तुम मेरे साथ अब भी नरमी बरत रही थी। मैं एक थैला भरकर स्नैक्स लेकर वापस वार्ड में आया। सू यामिंग फोन पर काम की बात कर रही थी। हेलो, उसने फोन पर सामने वाले से कहा। यह योजना नहीं चलेगी, इसे दोबारा बनाओ। वह हल्का सा भौहें सिकोड़ रही थी। मैंने स्नैक्स का बैग मेज पर रख दिया। कुछ फल लुढ़क कर बाहर निकल आए। ऊपर की तरफ स्ट्रॉबेरी और चेरी दिखाई दे रही थीं। कुछ खाना चाहोगी? मैंने सहज स्वर में पूछा। उसने सिर तक नहीं उठाया। ठंडी आवाज में बोली,
नहीं। मैंने फलों का डिब्बा उठाया और वापस मुड़ गया। रास्ते में चलते हुए आराम से स्ट्रॉबेरी खाने लगा। सू यामिंग ने अभी अभी फोन रखा था। उसकी नजर मेरे हाथ में पकड़े फलों पर टिक गई। क्या यह सब मेरे लिए लाए हो? मैंने एक स्ट्रॉबेरी उठाकर सीधे उसके मुंह में ठूंस दी। सपने देखते रहो, ये मैंने अपने लिए खरीदी है। उसने स्ट्रॉबेरी काटी और मुंह ही मुंह में कुछ बड़बड़ाई, जैसे कोई नाराज बिल्ली गुर्रा रही हो। कंजूस कहीं के। फिर उसने शिकायत भरे लहजे में कहा, क्या तुम मरीजों की देखभाल ऐसे करते हो? तो और क्या करूं? मैंने सिर तक उठाए बिना फोन स्क्रॉल करते हुए जवाब दिया। उसी समय ली बिंग का संदेश आया। उसने बताया कि उसने प्रतियोगिता के लिए नाम दर्ज करवा दिया है। अचानक सू यामिंग बोली, मुझे भूख लगी है, मैं तुम्हारे लिए खाना ऑर्डर कर देता हूं। मैंने बिना ऊपर देखे कहा, मुझे तुम्हारे हाथ का बना खाना खाना है। उसने जिद की। मैंने लंबी सांस छोड़ी और खड़ा हो गया। ठीक है, क्या खाना चाहती हो? अभी बना कर देता हूं। उसके चेहरे पर संतुष्ट मुस्कान आ गई। सच कहूं तो इस वार्ड में रसोई होना अपने आप में एक मुसीबत था। करीब आधे घंटे बाद खाना तैयार हो गया। सू यामिंग ने जो जो चीजें मंगवाई थीं, उनकी लंबी सूची थी। उसे चिकन सूप भी चाहिए था। यह औरत सच में मुझे परेशान करने पर तुली हुई थी। सूप बनने के बाद उसने कहा कि मैं उसे अपने हाथों से पिलाऊं। फिर खाना भी खिलाने की जिद करने लगी। आखिरकार उसकी सेवा करके मैं फुर्सत में हुआ। मैं तो बस साथ वाले बिस्तर पर थोड़ी देर लेटना चाहता था, लेकिन उसने फिर आदेश दिया, तुम तब तक नहीं सो सकते जब तक मैं सो न जाऊं। नतीजा यह हुआ कि मैं उसके अस्पताल वाले बिस्तर के पास बैठा बैठा ही ऊँघने लगा। जब मेरी आंख खुली तो दोनों बाहें पूरी तरह सुन्न हो चुकी थीं। बिल्कुल बेकार हो गई थीं। मैंने सिर उठाया तो सामने सू यामिंग की नाराज और शिकायत भरी निगाहें मिलीं। तुम तो कमाल हो, बिस्तर से टिककर भी इतनी गहरी नींद सो सकते हो। मेरी सहायक अंदर आई। फिर भी तुम नहीं जागे। वो स्पष्ट है कि तुम्हें मेरी बिल्कुल चिंता नहीं है। मैं अभी भी नींद में था। क्या तुम थोड़ी देर बिस्तर पर लेटना चाहती हो? उसके शब्दों में छिपी नाराजगी मैं बिल्कुल नहीं समझ पाया। अपनी सुन्न बाह मलते हुए मैंने कहा, तो मैं थोड़ा और सो लेता हूं। सू यामिंग ने असंतोष से मुंह बनाया। मेरी चोट भी दर्द कर रही है। तभी मुझे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। चोट में दर्द हो रहा है? उसने होंठ काटते हुए सिर हिलाया। क्या डॉक्टर से दर्द की दवा मंगवाऊं? मुझे पानी चाहिए। मुझे शक था कि वह जानबूझकर ऐसा कर रही है। फिर भी मैं आज्ञाकारी बनकर उसके लिए पानी ले आया। जैसे ही मैंने अपना फोन निकाला, वह फिर बोली, मुझे एक सेब भी खाना है। मैं मुस्कुरा दिया। ठीक है। मैंने सेब छीला, छोटे छोटे टुकड़े किए और उसे खिलाने लगा। उसने कुछ कौर खाए और फिर रुक गई। इसका स्वाद अच्छा नहीं है, मुझे चकोतरा चाहिए। मैंने हाथ में पकड़े फल वाले चाकू को थोड़ा कसकर पकड़ लिया। सच कहूं तो उस पल मन कर रहा था कि इसे फिर से उसी में घोंप दूं, लेकिन मैंने खुद को रोका, चकोतरा छीला और उसे खिलाने लगा। उसने उसके भी बस 2 कौर खाए। फिर अचानक उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों की कठोरता धीरे धीरे नरम पड़ गई। इतना मत हिलो, मैंने तुरंत याद दिलाया। चोट खुल जाएगी। मुझसे बात करो, उसने धीरे से कहा। और किस बारे में? अतीत के बारे में। वहां तो सिर्फ दर्दनाक यादें हैं। फिर वर्तमान के बारे में। वर्तमान में तो बस तुम मुझे परेशान कर रही हो। तो भविष्य के बारे में? मैं हल्का सा हंसा। उसका मुझसे क्या लेना देना? सच में? बिल्कुल। कुछ पल तक चुप्पी छाई रही। वह खुद भी समझ नहीं पा रही थी कि क्या कहे। आखिर मैंने ही बातचीत शुरू की। डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें बिस्तर पर आराम करना चाहिए। अगर नींद नहीं आ रही तो कोई गेम क्यों नहीं खेलती? सू यामिंग आमतौर पर काम में इतनी व्यस्त रहती थी कि उसे खेल खेलने का समय ही नहीं मिलता था। उसने मुझे हैरानी से देखा। कौन सा गेम? गेम खेलते हुए समय जल्दी गुजर जाता है और तकलीफ भी कम महसूस होती है। हमने साथ में कुछ राउंड खेले, पता ही नहीं चला कब शाम ढलकर रात हो गई। इस बार उसके कुछ कहने से पहले ही मैं खुद उठ गया। रसोई में जाकर खाना बनाया और फिर उसे खिलाया। शायद वह भी थक गई थी। इस बार उसने मुझे परेशान नहीं किया। रात का खाना खाने के बाद उसकी चोट फिर दर्द करने लगी, इसलिए वह जल्दी लेट गई। मैं भी आराम से साथ वाले बिस्तर पर जाकर लेट गया। तभी मेरा फोन अचानक कंपन करने लगा। संदेश डार्क नाइट सीज ब्लड का था। मैंने उन दोनों लोगों का विदेशी पता अनाथ लड़की को भेज दिया था। उसका जवाब तुरंत आ गया। उसने लिखा कि उसने सुबह ही लोगों को भेज दिया है। परसों तक काम हर हाल में खत्म हो जाएगा। यह पढ़कर मुझे उस 1 मिलियन की बर्बादी पर थोड़ी टीस हुई, लेकिन जब मैंने सोचा कि जल्द ही मैं पूरी तरह आजाद होने वाला हूं तो मन हल्का हो गया। मैंने लू जीनियान की प्रेम स्वीकारोक्ति वाली रिकॉर्डिंग उसे भेज दी। साथ में लिखा, तुम जाकर उससे बात करो, मैं अभी यह नहीं कर सकता। संदेश भेजते ही पीछे से सू यामिंग की ठंडी आवाज सुनाई दी। मुझे नींद नहीं आ रही, मेरे साथ 2 और राउंड खेलो। मैंने सोचा अब तो सिर्फ 2 दिन बचे हैं, इसीलिए फोन नीचे रख दिया। फिर नरमी से कहा,
तुम्हें और आराम की जरूरत है। कल खेल लेंगे। शायद मैं आजादी के विचार से कुछ ज्यादा ही उत्साहित था। मैं बार बार करवटें बदलता रहा। नींद आने का नाम ही नहीं ले रही थी। आखिर मैंने उसकी तरफ देखा। तुम एक और राउंड खेलें? हमने फिर 2 और राउंड खेले। आखिरकार मुझे नींद आने लगी। अगली सुबह मैं डॉक्टर के वार्ड राउंड पर आने की आवाज से जागा। यह सोचकर कि कल मैं आखिरकार आजाद हो जाऊंगा, मैं खुशी खुशी उठकर तैयार होने चला गया। जब वापस बाहर आया, डॉक्टर अभी अभी जा चुके थे। मैं मुस्कुराया और पूछा, नाश्ते में क्या खाओगी? सू यामिंग कुछ पल तक मुझे खोई हुई नजरों से देखती रही। कुछ भी चलेगा। तो फिर मैं अपनी पसंद से बना देता हूं। मैं रसोई में नाश्ता तैयार करने चला गया। पूरे समय सू यामिंग की नजरें मेरा पीछा करती रहीं। नाश्ते के बाद वह फिर काम में डूब गई। मैंने कुछ फल काटे और उसके पास ले गया। खुद स्नैक्स खाते हुए बीच बीच में उसे भी एक एक टुकड़ा खिलाता रहा। अचानक सू यामिंग ने सिर उठाया, मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपनी ओर खींच लिया। फिर उसने मेरे होंठों पर हल्का सा चुंबन दे दिया। चोट का ध्यान रखो, मैंने उसे याद दिलाया। तब जाकर उसने मुझे छोड़ा। आज तुम इतने खुश क्यों हो? उसने पूछा। बस तुम्हारे साथ गेम खेलना और खाना खाना अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मैंने सिर हिलाया। वह फिर झुककर मेरे होंठों को चूम गई। अब से मैं जहां भी जाऊंगी तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी। सच? मुझसे झूठ तो नहीं बोल रही? मैंने पलकें झपकाते हुए पूछा। मैं झूठ नहीं बोल रही, उसने बेहद गंभीरता से कहा। मैंने उसकी आंखों में झलकती कोमलता को देखा। वह सच्ची थी या झूठी, अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैंने चेहरे पर मीठी मुस्कान ला ली। जल्दी से अपना काम खत्म करो, फिर हम गेम खेलना जारी रखेंगे। अगले कुछ दिनों तक मैंने उसके हर खाने पीने का ध्यान रखा। उसके साथ गेम खेले। मेरी सारी नजरें सिर्फ उसी पर टिकी रहीं, क्योंकि वह चाहती थी कि मैं दोबारा उससे प्यार करने लगूं। तो मैंने भी उसके लिए वही नाटक किया, उसे यह एहसास छकाने के लिए कि धोखा खाना कैसा होता है। इसे पुराने मैं की तरफ से लिया गया बदला समझ लो। रात को मुझे युआनएस का संदेश मिला। लू जीनियान ने अनुबंध समाप्ति समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए थे। मैंने फिर सू यामिंग के साथ कुछ और गेम खेले। अगले दिन जब मैं दोपहर का खाना तैयार कर रहा था, युआन का एक और संदेश आया। वीडियो वाला मामला पूरी तरह सुलझ चुका था। मैंने तुरंत 40 मिनट बाद की फ्लाइट बुक कर ली। मैं एक पार्सल लेने जा रहा हूं, मैंने सू यामिंग से कहा। वापसी में कुछ सामान भी ले आऊंगा। कौन सा पार्सल? उसने सिर उठाकर पूछा। एक राज है। मैं मुस्कुराया। फिर मैंने उसे शरारती अंदाज में आंख मार दी। सू यामिंग को लगा कि मैं उसके लिए कोई सरप्राइज तैयार कर रहा हूं। उसने नरम स्वर में कहा, जल्दी वापस आना। मैं तुरंत टैक्सी में बैठा और सीधे एयरपोर्ट की ओर निकल गया। उधर काम खत्म करने के बाद सू यामिंग ने घड़ी देखी। 20 मिनट बीत चुके थे। उसकी भौहें सिकुड़ गईं। उसने मेरा नंबर मिलाया। टैक्सी के भीतर फोन की घंटी गूंज उठी। मैंने स्क्रीन पर उसका नाम देखा और फोन को बजने दिया। कुछ देर बाद कॉल अपने आप कट गई। तुरंत उसका वीचैट संदेश आया, तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे? जैसे ही मैं टैक्सी से उतरा, उसका फोन फिर आ गया। इतनी देर क्यों लग रही है? उसकी आवाज में चिंता साफ झलक रही थी। मैंने ठंडे स्वर में कहा, मैं वापस नहीं आ रहा। कुछ पल के लिए दूसरी तरफ सन्नाटा छा गया। तुम क्या कह रहे हो? उसने फोन को कसकर पकड़ लिया। उसी समय एयरपोर्ट पर उद्घोषणा सुनाई दी। फ्लाइट C558 के यात्रियों से अनुरोध है कि उसी क्षण सू यामिंग सब समझ गई। यह कोई सरप्राइज नहीं था, यह विदाई थी। उसकी आवाज कांप गई। वापस आ जाओ, मेरे पास लौट आओ। मैं ठंडी हंसी हंसा। धमकी दोगी? मेरे पास समझौता पत्र है। लू जीनियान वाला भी। अगली बार हमारी मुलाकात सीधे सिविल अफेयर्स ऑफिस में होगी। इतना कहकर मैंने बिना किसी झिझक के फोन काट दिया। फिर बिना पीछे देखे बोर्डिंग गेट की ओर बढ़ गया। अस्पताल में सू यामिंग का चेहरा तूफान से पहले के आसमान जैसा था, घना, अंधेरा और भयावह। तभी वार्ड का दरवाजा धक्का देकर खोला गया। मिस्टर सू, हमने उन्हें ढूंढ लिया है, बाहर निकलो। सू यामिंग की आवाज अचानक विस्फोट की तरह गूंज उठी। बिस्तर के पास रखे अंगूरों का कटोरा जमीन पर जा गिरा। क्रिस्टल का कांच का कटोरा चकनाचूर हो गया। अंगूर चारों तरफ लुढ़क गए। वही अंगूर जिन्हें मैंने कुछ घंटे पहले अपने हाथों से धोया था। हर दाना अलग अलग साफ किया था। मैंने खुद उसे खिलाया भी था। अब उन्हें देखकर सिर्फ एक कड़वी विडंबना महसूस हो रही थी। सू यामिंग को पहली बार एहसास हुआ कि उसे धोखा दिया गया है। उसकी चोट फिर से खुल गई थी। खून अस्पताल के कपड़ों तक फैल गया था, लेकिन उसे इसकी परवाह तक नहीं थी। वह खड़ी रह गई। टेबल पर छोड़े हुए स्नैक्स, फल और मेरा सामान घूरती रही। उसके मन में पिछले 2 दिनों की सारी तस्वीरें घूमने लगीं। मेरा उसकी देखभाल करना, उसे खाना खिलाना, उसके साथ गेम खेलना, उसकी हर बात मानना, सब कुछ झूठ था। सब कुछ एक अभिनय था। अचानक उसने मेज पर रखे सारे स्नैक्स और फल नीचे फेंक दिए।
हर चीज फर्श पर बिखर गई। उसने स्थानीय शाखा के सहायक को फोन किया। गाड़ी का इंतजाम करो, मैं शहर वापस जा रही हूं। उधर मैं विमान से उतर चुका था। एयरपोर्ट से बाहर निकलकर एक गाड़ी रोकी। रास्ते भर सीधे सू यामिंग के घर की ओर गया। घर पहुंचते ही मैंने अपना सामान समेटना शुरू कर दिया। वैसे भी मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं था। आखिर मैंने वहां सिर्फ दो दिन ही हुए थे कि स्नोबॉल लगातार मेरे पैरों के आसपास घूमता रहा और अपने छोटे छोटे पंजों से मेरे पैरों को खुजलाने लगा। मैं घुटनों के बल बैठ गया और उसे गोद में उठा लिया। उसे सू यामिंग ने खरीदा था। असल में मेरा उसे साथ ले जाने का इरादा नहीं था, लेकिन उसका प्यारा सा चेहरा देखकर मेरा मन बदल गया। फिर मैंने सू यामिंग की चोट के बारे में सोचा। पता नहीं उसे अस्पताल से लौटने में कितना समय लगेगा। आखिर मैंने तय किया कि फिलहाल स्नोबॉल को अपने साथ रखूंगा और उसकी देखभाल करूंगा। बाद में अगर सू यामिंग उसे वापस चाहेंगी तो मैं उसे लौटा दूंगा। जब शूजुन दोपहर की नींद से अभी अभी उठी थी और उसने मुझे सूटकेस लेकर घर लौटते देखा तो उसकी सारी नींद पल भर में गायब हो गई। वह घबराकर मेरी ओर दौड़ी। तुम तो यामिंग की अस्पताल में देखभाल कर रहे थे ना, फिर वापस क्यों आ गए? मैं सोफे पर ढह गया। मुझे तो हवा तक आजादी और सुकून से भरी हुई लग रही थी। माँ, आज से मैं घर पर ही रहने वाला हूं। शूजुन ने मुझे अविश्वास से देखा। इस बार मैंने गंभीर स्वर में कहा, मैं सच कह रहा हूं। कसम खाता हूं, इस बार सब सच है। मैं अब कभी उसके साथ वापस नहीं जाऊंगा। हालांकि मैं पूरी दृढ़ता के साथ बोल रहा था, फिर भी शूजुन को मुझ पर विश्वास नहीं हुआ। वह तुरंत मुड़ी और ज्यूडोंगवो को फोन लगा दिया। उसे बताया कि मैंने दोपहर का खाना नहीं खाया है। फिर उसने आंटी लियू से मेरे लिए कुछ स्वादिष्ट बनाने को कहा। यह सोचकर ही मेरा मन और खुश हो गया कि अब मुझे इन हाथों से रोज खाना नहीं बनाना पड़ेगा। खाना खाने के बाद मैं ऊपर अपने कमरे में गया और लंबी दोपहर की नींद सो गया। जब मेरी आंख खुली तब तक बाहर अंधेरा हो चुका था। मैं स्नोबॉल को गोद में लेकर नीचे आया। गुइडोंगवो वापस आ चुके थे और अनाथ लड़की भी घर आई हुई थी। जैसे ही उसने मुझे देखा, उसकी नजर तुरंत मुझ पर टिक गई। मैं आत्मविश्वास से उसके पास जाकर बैठ गया। उसने पहले मेरी गोद में बैठे बिल्ली के बच्चे को देखा, फिर मुझे। तुम्हें बिल्लियां कब से पसंद आने लगी? मैंने स्नोबॉल का छोटा सा सिर उठाकर उसकी तरफ किया। क्या तुम्हें नहीं लगता कि बिल्ली के बच्चे बहुत प्यारे होते हैं? उसने हाथ बढ़ाकर स्नोबॉल के सिर पर प्यार से थपकी दी। फिर स्वाभाविक रूप से मुझसे बातें करने लगी। तुम वापस घर आ गए हो? तो क्या तलाक की बात हो गई? मैंने उसकी ओर देखा। हाँ, बात हो चुकी है। तलाक की सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। बस आधिकारिक प्रमाण पत्र लेना बाकी है। अब मुझे सिर्फ यही डर है कि कहीं आखिरी समय पर वह अपना फैसला न बदल दे। मैंने नीचे देखते हुए स्नोबॉल के पंजों से खेलना शुरू कर दिया। अनाथ लड़की ने भी नजरें झुका लीं और धीरे से बोली, तलाक की बात? उसके स्वाभिमान को देखते हुए अगर उसने मान लिया है तो वह अपना फैसला नहीं बदलेगी। मुझे यकीन है कि वह भी यही चाहती है। फिर उसने मेरी ओर देखा। इस बार यह सब मेरी वजह से हो पाया। मैं मुस्कुराया। तो बताओ, तुम्हें किस तरह का धन्यवाद चाहिए? जुआ ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब भी वही बड़ी बहन जैसा स्नेह था। किसी धन्यवाद की जरूरत नहीं है। बस इस साल मेरा जन्मदिन का उपहार मत भूलना। वह आमतौर पर अपना जन्मदिन हमारे घर ही मनाती थी। पूरा परिवार उसके साथ जश्न मनाता था। लेकिन जब से असली मालिक सू यामिंग के प्यार में पड़ा था, वह कई सालों से उसके जन्मदिन में शामिल नहीं हुआ था। शादी के बाद तो उसने उसका जन्मदिन पूरी तरह भूल ही गया था। मैं नहीं भूलूंगा, मैंने पूरे विश्वास के साथ कहा। उस रात बिस्तर पर लेटे लेटे मैंने कैलेंडर देखा। तभी मुझे एहसास हुआ कि उसका जन्मदिन अगले हफ्ते था। फिर जब मैंने उस तारीख को चंद्र कैलेंडर में देखा तो मेरा दिमाग एकदम खाली हो गया। वह वही दिन था जिस दिन किताब में मोरंग यांग ने अपनी जान ले ली थी। ठीक वही तारीख जब वह गहरे अवसाद के कारण टूट गई थी। उस घटना से कुछ दिन पहले उसके माता पिता उसे जबरन अमीर लोगों के बीच मेलजोल बढ़ाने के लिए ले गए थे। उसे अपनी जिंदगी के सबसे अंधेरे और दर्दनाक दिनों का सामना करना पड़ा था। मैं लगभग इस बात को पूरी तरह भूल ही चुका था। हालांकि मैंने उसे साइन कर लिया था और उसके करियर पर उसके माता पिता का दबाव भी कम कर दिया था। लेकिन अगर उसके माता पिता अभी भी पैसों के लिए उसे उसी दुनिया में धकेल रहे हों तो? यह सोचते ही मैंने तुरंत उसे संदेश भेजा। क्या कर रही हो? अभी रात के केवल 8 बजे थे। आमतौर पर इस समय उसका फोन कभी उसके हाथ से दूर नहीं रहता था, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने तुरंत उसे कॉल कर दिया। फोन भी किसी ने नहीं उठाया। किताब में यह नहीं बताया गया था कि आखिर वह कौन सा दिन था जब उसका धैर्य पूरी तरह टूट गया था। जब उससे किसी भी तरह संपर्क नहीं हो पाया तो मैं उठ बैठा और उसकी मां फैंगशन को फोन लगाया। जैसे ही कॉल जुड़ी, दूसरी तरफ से फैंगशन की व्यंग्य और ताने से भरी आवाज सुनाई दी। फोन के दूसरी तरफ से फैंगशन की तंज भरी आवाज सुनाई दी।
लगता है यंग मास्टर मू इन दिनों खूब तरक्की कर रहे हैं। आज अचानक मुझे फोन करने की क्या वजह है? मैंने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। मोरंगयान कहाँ है? इतनी रात गए मेरी बेटी को याद कर रहे हो? कहीं तुम उससे प्यार तो नहीं करने लगे? जैसे ही उसकी बेटी का जिक्र आया, फंक्शन का लहजा और चिड़चिड़ा हो गया। शुरू में मुझे लगा था कि तुम उसे कंपनी में इसलिए लाए हो ताकि उसका भविष्य बेहतर हो सके, उसे अच्छे मौके मिलें। लेकिन मुझे क्या पता था कि उसे अंदर लाने का मकसद सिर्फ इतना था कि वह तुम्हारे साथ कुछ सीन करे और तुम्हारे साथ समय बिताए। अगर तुम्हें वे पसंद थी तो सीधे कह देते। इतना घुमाकर बात करने की क्या जरूरत थी? तुमने उसका भविष्य भी बर्बाद कर दिया। मुझे उसकी बकवास सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। तुम्हें उसके भविष्य की चिंता है? मैंने ठंडे स्वर में कहा। तुम्हें सिर्फ इस बात की चिंता है कि वह तुम्हारे लिए पैसे कमा रही है या नहीं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुम फिर से सूदखोरों के कर्ज में डूब चुकी हो। अब जबकि वह कमाई नहीं कर रही, क्या तुम उसे बेचने की तैयारी कर रही हो? फंक्शन हंसी। वह मेरी बेटी है। अगर मैं उसे बेच भी दूं तो उससे तुम्हारा क्या लेना देना? उसकी बात सुनकर मेरा चेहरा सख्त हो गया। तो इसका मतलब है कि तुमने खरीदार भी ढूंढ लिया है। कितना पैसा दे रहे हैं? मैं उससे ज्यादा दूंगा। पॉप! रात स्याही की तरह गहरी थी। घना अंधेरा पूरी दुनिया को निकल चुका था। न कहीं रोशनी थी, न कोई गर्माहट। बस मौत जैसी ठंडी और भारी खामोशी हवा में तैर रही थी। मोरंग यान बालकनी के एक कोने में बैठी थी। उसका शरीर अंधेरे में लगभग खो गया था। मंद रोशनी मुश्किल से उसके चेहरे को छू पा रही थी। घुटन भरी हवा में हल्की सी खून की गंध घुली हुई थी। तापमान 30 डिग्री से ऊपर था, फिर भी उसका पूरा शरीर ठंड से कांप रहा था, मानो वह किसी बर्फीले, दम घोंट देने वाले अंधकार में कैद हो। उसके दिमाग में बार बार वही बातें गूंज रही थीं जो उसकी मां जाते समय कह गई थीं। मैंने सोचा था कि तुम्हें कंपनी में भेजकर तुम्हारा भविष्य बेहतर बना दूंगी, लेकिन इतने समय में तुमने किया ही क्या है? बस गुई याओमिंग के साथ 2-4 छोटे मोटे सीन शूट किए हैं। और क्या? वह तुम्हें अपनी शूटिंग में बुलाती रहती है। क्या इसलिए कि वह तुम्हें पसंद करती है? तो फिर उसके पास क्यों नहीं चली जाती? उस जैसे लोगों के लिए 1 करोड़ कोई बड़ी रकम नहीं होती। मैंने कितनी मुश्किलों से तुम्हें बड़ा किया है, और अब जब तुम्हारी मां को तुम्हारी जरूरत है तो तुम मुझे उन लोगों के हाथों पिटते हुए मरने दोगी? अगर खुद नहीं जाओगी तो कम से कम मुझसे मदद मांग लो। कल रात एक डिनर है, मेरे साथ चलना। बस उनके साथ खाना खाना है। मैं तुम्हारी जान नहीं मांग रही, सिर्फ एक बार उनके साथ बैठकर खाना खाने को कह रही हूं। क्या तुम अपनी मां के लिए इतना भी नहीं कर सकती? क्या तुम्हें तभी संतोष मिलेगा जब मैं तुम्हारी आंखों के सामने मर जाऊं? मोरंग यान को पहले भी न जाने कितनी बार ऐसे आयोजनों में घसीटा जा चुका था। उसे उन लोगों की नजरें बेहद नापसंद थीं। उसे उनका वह घिनौना व्यवहार याद था जब वे मौका मिलते ही उसका फायदा उठाने की कोशिश करते थे। ऐसी महफिलों ने उसे दुनिया का सबसे बदसूरत चेहरा दिखाया था, लेकिन वह उसकी मां थी। वह उसे यूं ही मरने के लिए नहीं छोड़ सकती थी। उसके भीतर की घुटन, निराशा और बेबसी किसी भंवर की तरह उसे निगल रही थी। उसे लग रहा था कि शायद दर्द ही उसे थोड़ी राहत दे सकता है। तभी अचानक दरवाजे की घंटी लगातार और बेचैनी से बजने लगी। उस आवाज ने मौत जैसी खामोशी को चीर दिया। मोरंगयान हल्का सा हिली और जैसे किसी तंद्रा से बाहर आई। उसे लगा जैसे किसी ने उसका नाम पुकारा हो। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। दरवाजे पर लगातार दस्तक पड़ रही थी। उधर मैं दरवाजा टुड़वाने के लिए लोगों को बुलाने ही वाला था कि अचानक दरवाजा खुल गया। गुई याओमिंग। उसकी आवाज बहुत धीमी थी। उसकी आंखें बुझी हुई थीं, ऐसी आंखें जिनमें जीने की इच्छा लगभग खत्म हो चुकी हो। तुम यहां क्यों आए हो? मैंने उसे सिर से पांव तक देखा। पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। कोई लाइट नहीं जली थी, सिर्फ गलियारे की हल्की रोशनी भीतर आ रही थी। उसी धुंधली रोशनी में मेरी नजर एक गीले निशान पर पड़ी। मैंने उसकी ओर देखा। तुमने मेरे संदेश का जवाब नहीं दिया, फोन भी नहीं उठाया। मुझे चिंता हो रही थी। मोरंगयान मुझे चुपचाप देखती रही। उसकी उदास आंखों में पहली बार हल्की सी गर्माहट झलक उठी। तुमने लाइट क्यों नहीं जलाई? मैं घर के अंदर गया और सारी लाइटें जला दी। फिर मैंने हवा को सूंघा। मेरा चेहरा तुरंत बदल गया। मैं उसकी तरफ मुड़ा। यह खून जैसी गंध क्यों आ रही है? क्या तुम्हें चोट लगी है? मैंने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। नहीं। मोरंगयान ने तुरंत इनकार कर दिया, लेकिन उसके शॉर्ट्स के किनारे से खून की बूंदें साफ दिखाई दे रही थीं। मैंने उसकी ओर देखा। कुछ नहीं कहा, बस उसका हाथ पकड़कर उसे सोफे पर बैठा दिया। फिर उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया और उसकी पैंट का किनारा ऊपर किया। वहां एक कट का निशान था। वह नया नहीं था। घाव पहले भर चुका था, लेकिन फिर दोबारा खुल गया था। उस पर बने निशान साफ बता रहे थे कि यह पहली बार नहीं हुआ था। वह घाव बार बार उसी जगह पर खुलता और भरता रहा था।
घाव को देखते ही मैं कुछ क्षणों के लिए चुप हो गया। मैंने कुछ नहीं कहा, बस सिर उठाकर उसकी ओर देखा। क्या तुम्हारे घर में फर्स्ट एड किट है? नहीं, उसने हल्की आवाज में कहा। मैं इतनी नाजुक नहीं हूं। ऐसे घावों को इलाज की जरूरत नहीं होती, कुछ समय बाद अपने आप ठीक हो जाते हैं। मैंने उसकी तरफ एक नजर डाली, फिर उठकर अपना फोन निकाला। जरूरी दवाइयां और पट्टियां ऑनलाइन मंगवा दी। उसके बाद मैं वापस आकर उसके सामने बैठ गया। क्या कुछ हुआ है? मैंने गंभीर स्वर में पूछा। तुम्हें मैं खुद कंपनी में लेकर आया था। मेरी निगरानी में तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो जाए, यह मैं नहीं चाहता। अगर कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, मैं उसे सुलझाने की कोशिश करूंगा। और अगर तुम बताना नहीं चाहती तो मुझे खुद पता लगाना पड़ेगा। मेरी चिंता और अपनापन धीरे धीरे मोरंग यान के दिल के चारों ओर बनी दीवार को तोड़ने लगा। वे सारी बातें जो उसने वर्षों से अपने भीतर दबाकर रखी थीं, जो वह किसी से कह नहीं पाई थी, आखिरकार उसके होंठों से निकल गईं। मैं अवसाद से जूझ रही हूं। पॉप! उधर सुमू किसी तरह सू यामिंग को वापस अस्पताल ले आई थी। जैसे ही उसे पता चला कि वह लौट आई है, उसने तुरंत पूछा, हाओमिन कहाँ है? क्या वह अस्पताल में तुम्हारी देखभाल नहीं कर रहा था? तुम अकेली वापस क्यों आ गई? क्या फिर उससे झगड़ा हो गया? तुम अपने गुस्से पर थोड़ा काबू नहीं रख सकती? हाओमिन की लोकप्रियता अब बड़े बड़े सितारों से भी ज्यादा हो चुकी है। उसका करियर लगातार ऊंचाइयों पर जा रहा है। भले ही वह तुमसे प्यार करता हो, लेकिन कोई भी इंसान हमेशा तुम्हारा खराब स्वभाव सह नहीं सकता। तुम्हें उसके साथ थोड़ा नरमी से पेश आना चाहिए, वरना अगर एक दिन वह तंग आकर तुम्हें तलाक दे दे तो। सू यामिंग का चेहरा तुरंत सख्त हो गया। हमारे रिश्ते का आपसे कोई लेना देना नहीं है, उसने ठंडे स्वर में कहा। आखिरकार उसने अपनी मां को वहां से भेज दिया। तभी उसका फोन बज उठा। कॉल उसकी सहायक की थी? हमने मिस्टर मोरंग का पता लगा लिया है। वह इस समय मोरंग के घर पर हैं। फोन पकड़े सू यामिंग की उंगलियां कस गईं। उसकी आंखों में ठंडक उतर आई। उसे अस्पताल लेकर आओ। उसकी आवाज इतनी ठंडी और निर्दयी थी कि जैसे उसमें बची हुई सारी गर्माहट बुझ गई हो। पॉप! मोरंग यान चुपचाप देखती रही, जबकि मैं उसके घाव की पट्टी कर रहा था। वह घाव जो उसने खुद दिया था, जो बार बार भरता और फिर दोबारा खुल जाता था। जीवन में पहली बार उसे किसी के द्वारा सचमुच देखभाल किए जाने का एहसास हो रहा था। यहां तक कि जब मैंने उसके सबसे टूटे हुए हिस्से को देख लिया था, तब भी मैंने उससे घृणा नहीं की, न ही उसे ठुकराया। मैंने धीरे से कहा, तुम पहले से ही बहुत मजबूत हो। सच कहूं तो अगर मेरे माता पिता तुम्हारे जैसे होते तो शायद मैं तुमसे भी ज्यादा टूट चुका होता। आज रात आराम से सोना। तुम्हारी मां वाली बात मैं संभाल लूंगा। अब से तुम्हें उसके साथ ऐसे बिजनेस डिनर में जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने अंत में पट्टी को 2 बार लपेटा और ऊपर एक तितली जैसी गांठ बांध दी। मोरंग यान पूरे समय कुछ नहीं बोली। वह बस चुपचाप सुनती रही, एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह। मैंने उसकी तरफ देखा, फिर भी मन में चिंता बनी हुई थी। क्या तुम यहां अकेले ठीक रहोगी? जरूरत हो तो मैं किसी को तुम्हारे साथ रुकने के लिए भेज दूं। जरूरत नहीं है, उसने धीरे से सिर हिला दिया। ठीक है, लेकिन अगर कुछ भी हो तो मुझे तुरंत फोन करना। जाते जाते भी मैंने उसे फिर याद दिलाया। इसके बाद मैं वहां से निकल गया। पॉप! मोरंग यान ने उस दरवाजे को देखा जो अभी अभी बंद हुआ था। विशाल घर एक बार फिर शांत हो गया, ठंडा, खाली और डरावना। उसे लगा जैसे पूरी दुनिया में अब सिर्फ वही अकेली बची हो। वह भारी डूबती हुई भावना फिर से उसके भीतर लौटने लगी। लेकिन तभी उसकी नजर मेज पर रखी दवाइयों और पट्टियों पर पड़ी। उसने गहरी सांस ली और उन भावनाओं को जबरन दबा दिया। फिर मुड़कर अपने स्टूडियो की ओर चली गई। कमरे की हालत बुरी थी। कुछ देर पहले उसकी मां ने वहां रखी हुई उसकी पेंटिंग्स देख ली थीं। गुस्से में उसने सब कुछ उलट पुलट दिया था, कई चीजें तोड़ भी दी थीं। मोरंग यान झुककर एक एक चीज समेटने लगी, धीरे धीरे, सावधानी से। मैं अभी अभी मोरंग के घर से बाहर निकला था कि मेरा फोन बज उठा। कॉल सू यामिंग की सहायक की थी। जैसे ही मैंने फोन उठाया, उसने घबराई हुई आवाज में कहा, सर, प्रेसिडेंट सू की हालत बहुत खराब है, आपको तुरंत अस्पताल आना होगा। उन्हें गंभीर चोट लगी है। मैंने शांत स्वर में जवाब दिया। तो उनके माता पिता को फोन करो। मुझे क्यों फोन कर रही? कुछ क्षण के लिए दूसरी तरफ सन्नाटा छा गया। फिर मैंने आगे कहा, क्या उसने तुम्हें नहीं बताया? हम तलाक लेने की प्रक्रिया में हैं। सहायक पूरी तरह अवाक रह गई। यह मोड़ उसकी कल्पना से बिल्कुल बाहर था। पहले प्रेसिडेंट ने उसे किसी की तलाश करने को कहा, फिर उस व्यक्ति को अस्पताल लाने का आदेश दिया। तभी से उसे लग रहा था कि कुछ न कुछ गलत है। अब जाकर उसे समझ आया। असल बात यह थी, दोनों का तलाक होने वाला था। पहले तो प्रेसिडेंट सू शायद ही कभी, पहले तो वह उसकी तरफ ठीक से देखती तक नहीं थी, और अब हालत यह थी कि वह उसके प्यार में पूरी तरह पागल हो चुकी थी। प्रेसिडेंट सू तो उसके लिए घुटनों के बल कांटेदार ड्यूरियन पर बैठने तक को तैयार थी,
और अब तलाक वही मांग रहा था। क्या सचमुच प्रेसिडेंट सू की उम्र बढ़ने के साथ दिमाग भी खराब हो गया था? सहायक ने कट चुकी कॉल की स्क्रीन को देखा और असहज होकर सिर उठाया। उसकी नजर सामने वाले मोहल्ले पर पड़ी। वह सोच ही रही थी कि दरवाजा खटखटाए या दीवार फांदकर अंदर जाए। तभी उसने मुझे घर के अंदर से बाहर निकलते देखा। वह तुरंत विनम्रता से आगे बढ़ी। प्रेसिडेंट सू आपसे मिलना चाहती हैं। बेहतर होगा कि आप मेरे साथ अस्पताल चलें। मैंने उसकी तरफ देखा, फिर पास खड़े बॉडीगार्ड्स और कार पर नजर डाली। स्पष्ट था कि सू यामिंग वापस लौट चुकी थी। अभी अभी लौटी थी। इतने वर्षों तक वह मेरे खर्चे पर जीती रही थी। उसकी सहायक मुझ पर जबरदस्ती नहीं करना चाहती थी। सर, मैं आपको परेशानी में नहीं डालना चाहती, लेकिन यह प्रेसिडेंट सू का आदेश है। साफ था कि इस मामले में मेरे पास कोई विकल्प नहीं था, इसलिए मैं चुपचाप कार में जाकर बैठ गया। वो किस अस्पताल में है? मैंने पूछते हुए फोन निकाला और ली जिबिन को संदेश भेजा। क्या तुम्हारे पास श्याओ वानुओ का नंबर है? मुझे भेजो। कुछ ही देर में ली जिबिन का फोन आ गया। नंबर नहीं है, सिर्फ वीचैट है। मैंने कहा, उसे मेरा नंबर भेज दो। कहना कि एक बड़ा बिजनेस सौदा है। उसे मुझसे संपर्क करने को कहो। 5 मिनट बाद एक अनजान नंबर से कॉल आया। फोन उठाते ही श्याओ वानुओ की ठंडी आवाज सुनाई दी। सुना है यंग मास्टर मू को मुझसे कोई बड़ा सौदा करना है? हाँ, करना है। फोन पर बात करना सुविधाजनक नहीं है। मैं तुम्हें संदेश भेजता हूं। मैंने कॉल काट दी और तुरंत उसे मैसेज भेजा। मुझे बॉडीगार्ड चाहिए, कुशल और भरोसेमंद। श्याओ वानुओ हल्का सा हंसी। यह महंगा पड़ेगा। मैंने जवाब दिया, पैसा समस्या नहीं है, मुद्दा सिर्फ गुणवत्ता का है। श्याओ वानुओ ने पूछा, कब से चाहिए? अस्थायी या मासिक अनुबंध? मैंने बिना देर किए कहा, अभी से। मासिक आधार पर। जब भी जरूरत पड़े तुरंत उपलब्ध होने चाहिए। लेकिन भले ही हम पुराने सहपाठी हैं, मैं साफ कहूंगा, अगर तुम्हारे भेजे हुए लोग अच्छे नहीं निकले या कीमत के लायक नहीं हुए तो मैं सीधे तुम्हारे पास शिकायत लेकर आऊंगा। उधर सू यामिंग अस्पताल के बिस्तर पर लेटी हुई दरवाजे को घूर रही थी। उसका चेहरा लगातार गहरा और उदास होता जा रहा था। 40 मिनट से ज्यादा बीत चुके थे, फिर भी मैं नहीं पहुंचा था। जैसे ही उसने दोबारा फोन उठाया, कमरे का दरवाजा खुल गया। मैं अंदर चला आया। मेरे चेहरे पर कोई भाव नहीं था। मैंने उसकी तरफ देखकर कहा, तुम सच में मुझे हर बार हैरान कर देती हो। कभी धमकी देती हो, कभी जबरदस्ती करती हो। सू यामिंग मुझे घूरती रही। उसका चेहरा और भी काला पड़ता जा रहा था। मैंने बेरुखी से कहा, जो कहना है सीधे कहो। मुझे यहां क्यों बुलाया है? सू यामिंग ने कंबल हटाया और धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ी। मैंने उसके घायल शरीर पर एक नजर डाली, लेकिन अपनी जगह से नहीं हिला। वह मेरे सामने आकर रुक गई। मैं बस यह देखना चाहती थी कि मुझे धोखा देकर तुम कितने खुश हो। उसकी आंखों में बर्फ जैसी ठंडी नाराजगी भरी हुई थी। मुझे कभी पता ही नहीं चला कि तुम इतने अच्छे अभिनेता हो। मैंने शांत स्वर में जवाब दिया, तुम्हारे साथ इतने साल रहा हूं, कुछ ना कुछ तो सीख ही लिया होगा। सू यामिंग का गला कस गया। मैंने कौन सा नाटक किया? क्या तुम्हें लगता है कि जो कुछ मैंने तुम्हारे लिए किया वह सब अभिनय था? मैंने सामने खड़ी उस गुस्से से कांपती औरत को देखा। मैंने जरा भी बल प्रयोग करने की हिम्मत नहीं की। कहीं वह फिर मुझ पर जानबूझकर चोट पहुंचाने का आरोप न लगा दे। मैं ठंडी हंसी हंसा। क्या यह बात तुमने खुद स्वीकार नहीं की थी? सू यामिंग कुछ क्षणों के लिए चुप हो गई, फिर बोली, मैंने कह दिया तो तुमने मान लिया? तुम्हारा अपना कोई निर्णय नहीं है? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए दृढ़ स्वर में कहा, इसीलिए तो मैं तलाक चाहता हूं, क्योंकि मेरे पास अपना निर्णय है। सू यामिंग मुझे घूरती रही। वह मेरे चेहरे पर किसी झिझक, किसी पछतावे या किसी विरोधाभास का निशान ढूंढ रही थी, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। कुछ भी नहीं। आखिर उसने धीमे स्वर में कहा, मैं तलाक के लिए राजी नहीं हूं। मैंने उसे ठंडी नजर से देखा। मेरे चेहरे पर कोई भावना नहीं थी। शुरुआत में तुम शादी के लिए भी राजी नहीं थी, याद है? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सू यामिंग ने दांत भींचते हुए कहा, इस बार भी मैं तुम्हें मानने पर मजबूर कर दूंगी। मैंने उसकी तरफ देखा। सच? सू यामिंग का सारा धैर्य और तर्क खत्म हो चुका था। वो लगभग हंसते हुए बोली, चिंता मत करो, मैं तुम्हें कभी विधुर बनने का अनुभव नहीं होने दूंगी। सू यामिंग की आवाज ठंडी और खतरनाक थी। अगर मैं मर गई तो तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊंगी। हम दोनों में से कोई भी झुकने को तैयार नहीं था। तभी धड़म! अस्पताल के कमरे का दरवाजा जोर से दीवार से टकराया और एक तीखी आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी, उसे छोड़ दो। श्याओ वानु अंदर चली आई। उसे देखते ही सू यामिंग के होंठों पर एक ठंडी व्यंग्यपूर्ण मुस्कान उभर आई। हमारे निजी मामलों से तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। श्याओ वानु शांत भाव से आगे बढ़ी। पहले अपना परिचय दे दूं? अब मैं यंग मास्टर जू की निजी बॉडीगार्ड हूं। सू यामिंग की आंखें और ठंडी हो गईं। वह पीछे हटने को तैयार नहीं थी। बॉडीगार्ड!
हमारी शादी के मामले में दखल देने का तुम्हें क्या अधिकार है? दोनों की ठंडी निगाहें हवा में टकरा गईं। कमरे का माहौल अचानक तनाव से भर गया। श्याओवानू ने मेरी तरफ देखा। क्या आप चाहते हैं कि मैं दखल दूं? बार बार खींचे जाने से मैं पहले ही परेशान हो चुका था। मैंने उसे एक नजर देखा। क्या मैंने तुम्हें तमाशा देखने के लिए पैसे दिए हैं? श्याओवानू हल्के से मुस्कुराई। लगता है मिस सू की शादी कुछ खास अच्छी नहीं चल रही। यह कहते हुए उसने सू यामिंग का वो हाथ पकड़ लिया जो मेरी कलाई थामे हुए था। आप घायल हैं? अभी आपको आराम करके ठीक होना चाहिए। अगर बात करनी है तो शांति से कीजिए। हर चीज को इतना बदसूरत बनाने की क्या जरूरत है? सू यामिंग ने जोर से हाथ खींचा। घाव में दर्द की एक लहर दौड़ गई। वह दरवाजे की तरफ देखकर ठंडे स्वर में चिल्लाई, असिस्टेंट, क्या तुम मर गई हो? सहायक घबराकर तुरंत अंदर दौड़ी। सू यामिंग ने श्याओवानू को घूरा। इसे अंदर किसने आने दिया? इसे बाहर निकालो। यह सुनते ही श्याओवानू ने बिना झिझक मेरा हाथ पकड़ा और जोर से अपनी ओर खींच लिया। मुझे साथ लेकर वह बाहर निकलने लगी। सू यामिंग 2 कदम पीछे लड़खड़ा गई। किसी तरह खुद को गिरने से बचाया, लेकिन उसके घाव फिर से खुल गए। ताजा खून अस्पताल के कपड़ों से रिसने लगा। श्याओवानू मुझे लेकर बाहर निकल गई। मैंने पीछे मुड़कर सू यामिंग की ओर देखा और कहा, अगली बार जब तलाक की बात करनी हो तब मुझे बुला लेना। सू यामिंग दर्द से चेहरा विकृत किए मुझे घूरती रही। उसकी आंखों में गुस्सा और पीड़ा दोनों भरे हुए थे। तुम लोग अभी भी खड़े क्या हो? सहायक ने उसके घावों की हालत देखी और घबराकर बाहर मौजूद लोगों को डॉक्टर बुलाने के लिए कहा। फिर उसने धीरे से समझाने की कोशिश की। प्रेसिडेंट सू, सर को जबरदस्ती बिल्कुल पसंद नहीं है। आप जितना उन्हें मजबूर करेंगी वह उतना ही दूर जाते जाएंगे। वे आपसे बहुत प्यार करते हैं। शायद यह सब सिर्फ एक भावनात्मक फैसला हो। जब आप ठीक हो जाएंगी, अगर प्यार से उन्हें मनाएंगी तो वह जरूर वापस आ जाएंगे। मैं श्याओवानू की कार में बैठ गया। मैंने उसकी तरफ देखकर पूछा, तुम खुद आई हो? श्याओवानू की नजर सड़क पर ही टिकी रही। यंग मास्टर जो हमारे वीआईपी क्लाइंट है। मुझे डर था कि मेरे अधीन काम करने वाले लोग कहीं कोई गलती न कर दें और कंपनी की प्रतिष्ठा खराब न हो जाए। मैंने उसे देखा। क्या तुम घुमा फिराकर यह कह रही हो कि मैं मुश्किल ग्राहक हूं? श्याओवानू मुस्कुरा दी। क्या यंग मास्टर जो मुझसे नाराज हैं? अभी से मेरी कमियां निकालने लगे? मैंने बिना भाव छिपाए उसकी तरफ देखा। क्या मैं ऐसा इंसान लगता हूं? जब तक तुम मेरी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकती हो, मैं तुम्हारी बाकी सारी कमियां सह सकता हूं। श्याओवानू ने हल्के से भौहें उठाई। लगता है अब यंग मास्टर जू को अपनी जान बहुत प्यारी हो गई है। अच्छी बात है। वैसे भी मुझ में कमियां बहुत हैं और मुझे नियंत्रित करने वाला कोई नहीं है। मैंने उसे एक बेबस नजर से देखा। उससे पहले कि सू यामिंग मुझे और जल्दी तलाक दे दे, मैं कोई नया झगड़ा नहीं चाहता था। मैंने तुरंत लू जिंग्यान को एक संदेश भेजा। सू यामिंग अभी सेंट्रल हॉस्पिटल में है। घर लौटने के बाद ही मुझे सच में महसूस हुआ कि किसी बच्चे की तरह देखभाल और प्यार मिलना कैसा होता है। मैंने मां को जल्दी सोने की याद दिलाई और अपने कमरे में लौट आया। मोरंग यान की बीमारी को आखिरकार सही नाम मिल गया था। अब यह सिर्फ उदासी नहीं थी, वह अवसाद से जूझ रही थी। मैंने उसके लिए एक अच्छे मनोवैज्ञानिक की व्यवस्था करने का फैसला किया। उसके माता पिता साफ तौर पर परजीवियों जैसे थे। उन्हें सिर्फ अपनी इच्छाओं और सुखों की परवाह थी। जब भी कोई मुसीबत आती, वे चाहते थे कि मोरंग यान ही सब संभाले। ऐसे माता पिता से दूरी बनाकर ही वह सच में आजाद हो सकती थी। लेकिन यह बातें मेरे मुंह से निकलना सही नहीं होता। उसे खुद यह समझना होगा। अगली सुबह नाश्ते के दौरान मैंने मां से एक पेशेवर मनोवैज्ञानिक ढूंढने के लिए कहा। जब उन्हें पता चला कि मोरंग यान अवसाद से पीड़ित है और अकेली रहती है, तो शूजुन ने एक सुझाव दिया। कुछ समय के लिए उसे हमारे घर पर रहने दो। नाश्ते के बाद मैं सीधे मोरंग यान के घर पहुंचा। वह अभी भी अधनींद में लग रही थी। भाईजू, आप यहां कैसे? मैंने उसे गौर से देखा। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे। तुम बहुत देर से सोई थी, है ना? मोरंग यान ने झेंपते हुए सिर के पीछे हाथ फेरा। इतनी भी देर नहीं हुई थी, मैंने गंभीर स्वर में कहा। सच कहूं तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि तुम यहां अकेली रहो। अपना सामान पैक करो, कुछ दिनों के लिए मेरे घर चलो। मोरंग यान हैरान और खुश दोनों हो गई, लेकिन उसके चेहरे पर झिझक भी थी। आपके घर? क्या सू यामिंग इसके लिए राजी होंगी? मैंने आंखें घुमाई। मुझे उसकी अनुमति की जरूरत नहीं है। मोरंग यान अभी तक यह नहीं जानती थी कि मैं सू यामिंग से तलाक लेने जा रहा हूं। जब तक कारगू विला की ओर मुड़ी नहीं, उसे एहसास ही नहीं हुआ कि मैं उसे अपने घर ले जा रहा हूं। वह तुरंत घबरा गई। मैं ऐसे ही आपके घर चली जाऊं? क्या इससे अंकल और आंटी को परेशानी नहीं होगी? मैं मुस्कुराया। बिल्कुल नहीं। जब मां को पता चला कि तुम आ रही हो तो वह बहुत खुश हुई थी। सच में? मोरंग यान थोड़ी हैरान हुई। क्या उन्होंने पिछली लाइव स्ट्रीम में नहीं कहा था कि वह मेरी फैन है?
उसके बाद पूरे रास्ते मोरंगयान चुप रही। उसके मन में बार बार वही बात घूमती रही। सालों से उसके अपने माता पिता उसे पसंद नहीं करते थे। उसे हमेशा लगता था कि उसमें ऐसा कुछ नहीं है जिसे कोई पसंद कर सके। कुछ देर बाद कार रुक गई, लेकिन मोरंगयान अपनी सीट पर ही बैठी रही। मैंने सीट बेल्ट खोली और उसकी ओर देखा। क्या सोचने में खो गई हो? चलो उतरते हैं। मोरंगयान सावधानी से मेरे पीछे पीछे चल पड़ी। शूजुन सुबह से ही घर पर उसका इंतजार कर रही थी। जैसे ही उन्होंने उसे देखा, खुशी से बोली, श्याओयान आ गई। आंटी ने तुम्हारे लिए खाने पीने की बहुत सारी चीजें तैयार की हैं। अंदर आओ। इसे अपना ही घर समझो। मोरंगयान ने सिर झुका लिया। आपको परेशान कर रही हूं आंटी? शूजुन हंस पड़ी। अरे इसमें परेशानी कैसी? बस खाने की मेज पर एक जोड़ी चॉपस्टिक और बढ़ जाएगी। वैसे भी यह घर हमेशा बहुत शांत रहता है। एक और इंसान होगा तो घर में रौनक बढ़ेगी। फिर उन्होंने मेज की ओर इशारा किया। मुझे नहीं पता तुम्हें क्या पसंद है, इसीलिए जो जो अच्छा लगा सब खरीद लाई। देखो इनमें तुम्हें क्या पसंद है। अगर कुछ और चाहिए हो तो आंटी तुम्हारे लिए खरीद लाएंगी। मोरंगयान ने मेज पर सलीके से सजे स्नैक्स और फलों को देखा। उसकी आंखें धीरे धीरे लाल हो गईं। उनमें आंसू भर आए। धन्यवाद आंटी, मुझे सब कुछ पसंद है, शूजुन ने प्यार से कहा। फिल्म की शूटिंग के दौरान तुमने हाउमिंग का बहुत ध्यान रखा था। असल में धन्यवाद तो मुझे तुम्हें कहना चाहिए। जब शूजुन उसे बार बार खाना परोसने लगी तो मोरंगयान जल्दी से बोली, बस आंटी इतना काफी है। फिर शूजुन अचानक उसका हाथ पकड़कर बोली, क्या तुम आंटी के साथ कुछ तस्वीरें खिंचवा सकती हो? आंटी उन्हें अपने सोशल मीडिया पर दिखाना चाहती हैं। मैंने मजबूरी में दोनों की ढेर सारी तस्वीरें खींची। आखिरकार जब मेरी सहनशक्ति जवाब देने लगी तब जाकर उन्हें रोका। धीरे धीरे मोरंगयान का संकोच भी कम होने लगा। जब शूजुन किसी काम से उठकर चली गई तो मोरंगयान ने मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में ईर्ष्या साफ दिखाई दे रही थी। मैं सच में तुमसे बहुत जलती हूं। मुझे अच्छी तरह पता था कि वह किस बात से ईर्ष्या कर रही थी। मैं मुस्कुराया। इसमें जलने जैसी कोई बात नहीं है। अगर तुम चाहो तो आज से मेरी माँ तुम्हारी माँ भी है। मोरंगयान कुछ पल तक चुपचाप मुझे देखती रही। सच? उसकी आवाज धीमी थी। मैं मजाकिया अंदाज में बोला, हाँ बिल्कुल। तो फिर तुम तलाक कब ले रहे हो? मैं हंस पड़ा। मैं तुम्हें अपनी बेटी बनाने की बात कर रहा हूं और तुम्हें अब भी मेरी बहू बनना है। सुबह 10 बजे हमारी पहली शॉर्ट ड्रामा सीरीज ऑनलाइन रिलीज हुई। मोरंगयान और मैंने वेइबो पर पोस्ट डालकर उसका प्रचार किया। फिर हम दोनों सोफे पर बैठकर बातें करने लगे। मैंने पूछा, जब शूटिंग नहीं होती तब घर पर क्या करती हो? ये किताबें पढ़ती हूं और पेंटिंग बनाती हूं। मैंने जानबूझकर हैरानी दिखाई। तुम पेंटिंग भी करती हो? यह तो कमाल है। मोरंगयान ने सिर उठाकर मेरी तरफ देखा। कमाल? उसकी आंखों में अविश्वास था। हर बार जब वह चित्र बनाती थी लोग उसे यही कहते थे कि वह बेकार कामों में समय बर्बाद कर रही है। उसे कभी किसी ने प्रतिभाशाली नहीं कहा था। यह देखकर कि उसका मनोभाव ठीक है, मैंने डॉक्टर से मिलने की बात छेड़ी। दोपहर में जब वह थेरेपी ले रही थी, मैं बाहर सोफे पर बैठा फोन चला रहा था। हमारी नई ड्रामा सीरीज एक के बाद एक साथ ट्रेंडिंग टॉपिक पर पहुंच चुकी थी। कहानी लोगों की उस इच्छा को छू रही थी जिसमें वे अपनी जिंदगी को दोबारा शुरू करना चाहते हैं। उसके पीछे छिपा था वास्तविक जीवन से जूझते साधारण लोगों का दर्द। आखिर कौन ऐसा है जिसने कभी यह नहीं सोचा कि काश उसे जिंदगी फिर से शुरू करने का मौका मिल जाए। ऑनलाइन चर्चाएं लगातार बढ़ती जा रही थीं। लोकप्रियता भी तेजी से ऊपर जा रही थी। हमने प्रचार पर लगभग कुछ भी खर्च नहीं किया था। यह सब मोरंगयान के विशाल प्रशंसक वर्ग की बदौलत हुआ था। एक दिन भी पूरा नहीं हुआ था कि वो ने मुझे संदेश भेजा। रिचार्ज और कमाई 200 मिलियन से ऊपर पहुंच चुकी थी। नतीजे उसकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा अच्छे थे। उसी क्षण मुझे महसूस हुआ, मोरंगयान तो सचमुच मेरी सोने की खान है। मैंने मन ही मन फैसला कर लिया कि जब ली सियोन और शान्हा वाला प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा तो मैं उसे और कई नई परियोजनाओं में भी शामिल करूंगा। पॉप! जब मैं बैठा बैठा भविष्य की कमाई के सपने देख रहा था तभी सुमू मिलने आ पहुंची। जैसे ही वह हॉल में दाखिल हुई उन्होंने मुझे बड़े प्यार से पुकारा, हाओमिंग! क्या सुयामिंग ने फिर तुम्हें नाराज किया है? चलो मां तुम्हारे साथ चलती है, मैं उसे अच्छी तरह समझाऊंगी। मैंने असहज मुस्कान के साथ उनकी ओर देखा। मां, इन सालों में आपने जो भी दया और अपनापन मुझे दिया उसके लिए मैं सच में आपका आभारी हूं। लेकिन इस बार मैं सचमुच तलाक लेने वाला हूं। इन वर्षों में चाहे सु यामिंग ने मेरे साथ जैसा भी व्यवहार किया हो, मैंने कभी भी सुमू के सामने तलाक की बात नहीं की थी। इसलिए उन्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं हुआ। मैंने फिर दोहराया, इस बार मैं सच कह रहा हूं। सुमू ने गहरी सांस ली। मां जानती है कि तुमने बहुत कुछ सहा है, लेकिन अब यामिंग की भावनाएं तुम्हारे लिए पहले से कहीं गहरी हो चुकी हैं। मां नहीं जानती तुम दोनों के बीच क्या हुआ।
लेकिन वह घायल होने के बावजूद वापस आ गई। इसका मतलब है कि उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। हाओ मिंग, माँ समझती है कि तुम नाराज हो। लेकिन तलाक जैसी बात बार बार यूं मत कहा करो। ऐसी बातें बार बार बोलना अच्छा नहीं माना जाता। मैंने शांत स्वर में कहा,